महारानी कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान को, जिन्हें दिल्ली और आसपास के इलाके का आखिरी हिंदू राजा माना जाता है, वो उनको दिल्ली के संस्थापक माने जाने वाले अनंगपाल तोमर से गिफ्ट में नहीं मिली थी। अनंगपाल तोमर से पृथ्वीराज चौहान का कोई सीधा रिलेशन नहीं था। दिल्ली में सन 1177 में एक महारानी ने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया था। जी हां, ये चौंकाने वाला फैक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। दिल्ली तक की इस खास सीरीज में आपका स्वागत है, जो दिल्ली के इतिहास के बारे में है। उस इतिहास के बारे में नहीं जो अमूमन किताबों में लिखा होता है, उस इतिहास के बारे में जिसे गलती से या जानबूझकर किताबों से दूर रखा गया है। पृथ्वीराज चौहान की माताजी का नाम था महारानी कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान को, जिन्हें दिल्ली और आसपास के इलाके का आखिरी हिंदू राजा माना जाता है, उनको सन 1177 में गद्दी मिली थी। जब उनको गद्दी मिली, जब उनको दिल्ली और आसपास के इलाके पर राज करने का अधिकार मिला, तब उनकी उम्र महज 12 साल के करीब थी। अब 12-13 साल के बालक से कोई राजपाट करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में उनकी माताजी को उनके रीजेंट के तौर पर, उनके गार्जियन के तौर पर सत्ता मिली और उन्होंने एक काउंसिल की मदद से दिल्ली और आसपास के इलाके पे उस वक्त शासन किया जब जो विदेशी आक्रांता थे उनका आक्रमण चरम पर था। यह पहला फैक्ट है जिसको कि प्रूव किया है, जो लिखा हुआ है, लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री बुक्स उसमें से इसे हटा दिया गया है। यह लिखा है हिस्टोरियन आर.बी. सिंह ने हिस्ट्री ऑफ चहमांस, जो 1964 में इन्होंने बुक पब्लिश की थी। उसमें बहुत ही साफ तरीके से लिखा है कि किस तरीके से ये शासन की प्रक्रिया चलती थी। जो घर में सबसे बड़ा बच्चा होता था उसी को गद्दी पे बैठाया जाता था। दूसरा फैक्ट ये है कि जब पृथ्वीराज चौहान को गद्दी मिली थी, वो उनको दिल्ली के संस्थापक माने जाने वाले अनंगपाल तोमर से गिफ्ट में नहीं मिली थी। अनंगपाल तोमर से पृथ्वीराज चौहान का कोई सीधा रिलेशन नहीं था। अनंगपाल तोमर के वो नाती नहीं थे। अनंगपाल तोमर एक तोमर राजपूत थे और पृथ्वीराज चौहान एक चौहान राजपूत थे। और जहां तक उनकी माताजी महारानी कर्पूरी देवी का सवाल है, वो एक कलचुरी राजपूत थी जो त्रिपुरी इलाका मध्य प्रदेश के आसपास पड़ता है, वहां से बिलोंग करती थी। उनका भी तोमरों से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। तीसरा फैक्ट यह है कि तोमरों पर हमला किया था जो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी के बड़े भाई थे, उन्होंने यहां पर हमला किया था। विग्रहराज चौहान उनका नाम था और उन्होंने यहां पर युद्ध में तोमरों को हरा दिया। और ऐसा भी नहीं हुआ कि बिल्कुल तहस नहस हो गई चीजें। युद्ध हारने के बाद बहुत ही आसानी से सत्ता हस्तांतरित होकर चौहानों के हाथ में चली गई और तोमर उनके वसाल बन गए, उनके जमींदार बन गए, उनके सूबेदार बन गए और यहां पर दोनों मिलकर शासन करने लगे। हाँ, सत्ता चौहानों के हाथ में थी, लेकिन सेना में भी तोमर थे। आसपास का जो इलाका है वहां पर भी तोमर शासन करते थे। अब विग्रहराज चौहान जो थे वो तो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी के बड़े भाई थे। ताऊ जी जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, कोई बड़े पिताजी बोलते हैं। लेकिन चौथा फैक्ट ये है कि उनसे ही सत्ता हस्तांतरित होकर पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची, क्योंकि बहुत जल्दी, बहुत छोटी उम्र में और बहुत जल्दी जल्दी जो शासन कर रहे थे उनका देहांत होता चला गया। पृथ्वीराज चौहान जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो दरअसल पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, तीसरे नंबर के। इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर चौहान था। सोमेश्वर महाराजा जो थे, उनकी जब मृत्यु हुई तो पृथ्वीराज की उम्र बहुत कम थी और इनसे पहले दो और पृथ्वीराज नाम के ही शासकों ने, जो इसी वंश में थे, उन्होंने शासन किया था। कम से कम एक का शासन हमें कंफर्म है, दूसरे ने शासन किया था या वो रॉयल फैमिली का ही हिस्सा थे या सेनापति थे, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं। लेकिन 3 पृथ्वीराज चौहान थे, जिसमें से कि जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके ऊपर बॉलीवुड मूवी भी बनी है, वो तीसरे नंबर के थे, पृथ्वीराज तृतीय थे। बहरहाल, अब हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ लेकर आते हैं, मूवी से रिलेटेड है। ये 5वां फैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जो मूवी बनी है या जो आम धारणा है वो ये है कि पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान की जीवनी है, जो कि सच से काफी परे है। ये पृथ्वीराज रासो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिखा गया है, ये समकालीन नहीं है।
जो आम धारणा है कि पृथ्वीराज रास को लिखने वाले चंद्रबरदाई एक चारण या भाट थे जो पृथ्वीराज चौहान सम्राट की दरबार में बैठ करके उनके कसीदे पढ़ते थे, ये सच नहीं है। ऐसा कोई फैक्ट इस वजह से नहीं मिला है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो लिखा गया है, जो भाषा का इस्तेमाल इसमें हुआ है, वो लगभग 100, 200, 300 सालों में धीरे धीरे उसमें कुछ कुछ जोड़ करके लिखा गया। जो लोकल फोकलोर्स थे राजस्थान के, जो इस तरह की जो कहानियां थी, उसको जो मुंहजबानी लोग एक दूसरे को सुनाते थे, बच्चों तक जाती थी, उसको धीरे धीरे पाइल अप करके काव्य के तौर पर इसको पेश किया गया, ना कि एक जीवनी के तौर पर। ये बिल्कुल अलग चीज है और पृथ्वीराज चौहान की जीवनी बिल्कुल अलग है। इसका जो छठा फैक्ट है, बहुत बड़ा सबूत है, वो बिल्कुल आंखों के सामने है लेकिन लोगों पर उसका ध्यान नहीं जाता। वो ये है कि पृथ्वीराज रासो जब आप पढ़ेंगे, जब उसके अलग अलग वर्जन्स पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि लगभग 10% या उससे थोड़े ज्यादा शब्द जो इस्तेमाल हुए हैं वो पर्शियन है। पर्शियन लैंग्वेज का एक भी शब्द जब तक यहां पर चौहानों का शासन था तब तक इस्तेमाल नहीं होता था। तो ये 10% पर्शियन शब्द जो इन्फिल्ट्रेटर हुआ है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। ये एक ही बार में नहीं हो गया है कि एक ही बार में किसी ने लिख दिया हो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 10%। यहां पर किसी को पर्शियन आती ही नहीं थी। जो उस दौरान के चारण और भाट हुआ करते थे, वो जो भी लिखते थे वो उस वक्त की भाषा में लिखा करते थे। और उस वक्त की भाषा, जो एक और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, 7वां फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, कि जो बहुत ही मशहूर 2-4 लाइनें हैं, एक चौपाई के तौर पर, दोहे के तौर पर इसमें है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ये जो भाषा है ये खड़ी बोली है। खड़ी बोली बहुत दिनों के बाद प्रचलन में आई। खड़ी बोली 1177 में 11वीं शताब्दी के आसपास नहीं बोली जाती थी। तो ये बिल्कुल आपके आंख के सामने सबूत है कि पृथ्वीराज रासो में जो बोली भाषा, जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वो समकालीन नहीं है। और इसकी वजह यह भी है क्योंकि जो हिस्टोरियंस हैं उनको ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। ये फैक्ट नंबर 8 आप नोट कीजिएगा कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके मोहम्मद घोरी अफगानिस्तान ले गया हो, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। जो हिस्टोरियंस हैं वो इस बात को मानते हैं, इस बात के सबूत उनको मिले हैं समकालीन हिस्टोरियंस जो दोनों तरफ के हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों चाहे वो अफगानिस्तान या पर्शिया के हों, कि पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसी तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हुए थे और यहां पर दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से चौहान वंश का शासन समाप्त हो गया था। हालांकि चौहानों का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो अजमेर के आसपास था वो तब भी वहीं पर था। ऐसा कुछ नहीं था कि एक देश का कोई कैपिटल चला गया हो। दिल्ली और आसपास का जो काफी बड़ा इलाका था उसको चौहान कंट्रोल करते थे। वो इलाका, ये युद्ध जो तराइन का हुआ था दूसरा, उसमें ये लोग हार चुके थे। अब आपको लेके आते हैं युद्ध से रिलेटेड इतिहास के बारे में। 9वां फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर कितने युद्ध हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में। जो अफगानिस्तान और जो पर्शिया के हिस्टोरियंस हैं समकालीन, वो उसको बहुत डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि 2 युद्ध हुए। जो हमने हिस्ट्री की किताब में जो एक झटके में थोड़ी देर के लिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में जिक्र किया गया है, बहुत छोटा सा, उसमें सिर्फ 2 युद्ध बताए जाते हैं, जिसमें से कि एक युद्ध वो जीत गए थे, दूसरा युद्ध वो हार गए थे। बहरहाल हिंदुस्तान में भी कुछ हिस्टोरियंस रहे जिन्होंने समकालीन 7 से 28 के करीब युद्धों की संख्या बताई, जबकि ऐसा नहीं है। जो लोकल फोकलोर्स हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, शिलालेख मिले हैं राजस्थान में और आसपास जो बॉर्डर इलाका था चौहानों का, और जो अफगानिस्तान से आक्रमणकारी आते थे मोहम्मद घोरी और उनका, वहां पर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसके मुताबिक हिस्टोरियंस का मानना है कि लगभग 80 के आसपास छोटे से लेकर मध्यम इंटेंसिटी तक के युद्ध हुए हैं। चौहानों और जो आक्रमणकारी आए उनके बीच में 80 के लगभग ऐसे स्कर्मिशेस हुए हैं, युद्ध हुए हैं, जिसमें स्कंद नाम के जो चौहान राज के कमांडर एक थे,
जिनको कि पंजाब के पास सरहिंद और उसके आसपास के इलाके में किसी आउटपोस्ट पे बैठाया गया था, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और कई बार उन्होंने जो आक्रमणकारी थे उनको मार के भगा दिया। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है, जो आरोप लगता है कि 10वां फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, वक्त कम है इस वजह से और ज्यादा फैक्ट्स मेरे पास हैं लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 10वां फैक्ट ये है कि पृथ्वीराज चौहान को लेकर के तमाम भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि वो हमेशा अपने आसपास के लोगों से लड़ते रहते थे और जो गढ़वाल राजपूत राजा थे जयचंद, वो उनके दुश्मन थे। उन्होंने मोहम्मद घोरी को इनविटेशन दिया था। ये कैसे किसी ने सच मान लिया पृथ्वीराज रासो को और उसी को आधार मान करके इसको, ये एक काव्य को ये सच मान करके और आरोप लगा कि जयचंद जो थे वो गद्दार थे। ऐसा हिस्ट्री में कहीं नहीं लिखा है। संयोगिता नाम का कोई कैरेक्टर नहीं लिखा है। हिस्टोरियन से आप पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि उनका मनमुटाव, चौहानों का मनमुटाव था, चौहानों की लड़ाइयां होती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि किसी ने मोहम्मद घोरी को इनविटेशन भेजा हो। ये एक सबसे बड़ा मिथ है जो आज हम आपके सामने उसको एक्सपोज कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। जो पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है वो एक काव्य है, उसमें ये सब कुछ सच नहीं लिखा हुआ है। गढ़वाल जो थे, जयचंद जो थे, वो पृथ्वीराज चौहान से उनकी सीमाएं लगी हुई थी, छोटे मोटे स्कर्मिशेस होते थे, ऐसे कोई भयानक दुश्मनी नहीं थी। ऐसा कोई जो फैक्ट्स उसमें लिखे गए हैं वो सब कुछ एक काव्य के तौर पर उसको देखिए, वो फैक्ट्स नहीं है। फैक्ट्स दिल्ली के अलग हैं, दिल्ली का इतिहास अलग है, बहुत दिलचस्प है, जो हमारी रोजमर्रा की पढ़ने वाली किताबें हैं उससे गायब है। हम ऐसे ही फैक्ट्स आपको रोज ले आएंगे और इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली का वो इतिहास आपको दिखाएं जो आपने न कभी देखा है न कभी सुना है। और ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, ये सब रिसर्च करके लेकर के आया गया है।